गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगा। इसमें वर्ब की फॉर्म टेंस जिसमें हम एक्शन को कहते हैं, ऐसा एक्शन जो वर्तमान में है और जिसकी स्टेट ऑफ एक्शन इंडेफिनिट है, समय बताने वाला, ऐसा क्रिया का रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स an indefinite state of action in present, which is done in present, वर्तमान में किया जाता है। is done पता नहीं। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये मैंने कहा था कि हम यूज करते हैं। ये दोनों हैं क्या, एस और ईएस, ये सफिक्सेस हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिए जाएं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में चेंज हो जाती है। A verb must agree with its subject in number and person. कोई भी क्रिया जो फिनाइट है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ऐसा आपने फिनाइट वर्ब में पढ़ा होगा। या तो ये फ्रेम है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का फ्रेम है, और या तो ये फ्रेम है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ डू डस या बेस नहीं, डू डस के साथ बेस, डू किया जाना, इसके साथ बेस फॉर्म यूज की जाती है। तो या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस दो रूपों में आ सकती है, या तो डू डस के साथ बेस आ सकता है। ये नेगेटिव में होता है, डू डस के साथ बेस, डू डस के साथ बेस इंटरोगेटिव में। ऐसा क्यों करते हैं? इंटरोगेशन और नेगेशन में हम ऑक्सिलरी यूज करते हैं, स्टेटमेंट में नहीं करते। कल मैंने इसका जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो में, जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, या यूं कहें थोड़ी सी जानकारी मैंने शेयर की थी आपके साथ। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किया जाना बताना रहता है, फिर नाम रह जाता है। ना किया जाना बताना हमें अलग से करना पड़ता है। अमूमन वर्ब से हम काम का किया जाना बताते हैं, लेकिन जब हमें नकारात्मक बनाना होता है या प्रश्नवाचक बनाना होता है, मैं आपको एक मिनट, मैं आपको ऑक्सिलरीज के यूजेस बता देता हूँ। ऑक्सिलरीज के 4 यूजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, डजंट मैटर, कोई भी हो। ऑक्सिलरी अगर है तो उसके 4 यूजेस होते हैं। पहला यूज टाइम। ऑक्सिलरी हमेशा टाइम बताने के लिए यूज की जाती है जब भी हम किसी ऑक्सिलरी को यूज करते हैं। तो दूसरी चीज नेगेशन, तीसरी चीज इंटरोगेशन, और चौथी चीज वॉइस चेंज। ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ऑक्सिलरीज। इनके 4 काम होते हैं: एक्शन का टाइम बताना, एक्शन को नेगेटिव बताना, एक्शन से क्वेश्चन करना, एक्शन को इंटरोगेटिव बनाना, या वॉइस चेंज करना। ये 4 काम होते हैं ऑक्सिलरीज के। जब हम किसी ऑक्सिलरी को यूज करते हैं तो बेसिकली क्या करती है वो इन चारों में से एक काम करती है, कोई भी चारों में से एक काम। हाँ, जहां पर नेगेशन शो करना होता है, ऑक्सिलरी आती है तो टाइम बताने के लिए आती है। नेगेशन शो करने के लिए हमें एडवर्ब यूज करना पड़ता है, लेकिन उस नेगेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ती है। बिना ऑक्सिलरी यूज किए हम नेगेशन नहीं कर सकते और ना ही इंटरोगेशन कर सकते। ये टेंसेस के लिए यूज किया जाने वाला रूल है। मैंने कहा अगर मैं लिखूं कि ही इज राम, अब इसको मैं नेगेटिव भी बना सकता हूं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ही इज नॉट राम। ये क्या है? ये मेन वर्ब है। अगर अकेली आए तो केवल मेन वर्ब हो सकती है, ऑक्सिलरी कभी अकेली नहीं आ सकती, उसको मेन वर्ब की दरकार है। वो सहायक है, जब मेन वर्ब होगी तभी सहायक होगी, जब मेन वर्ब ही नहीं होगी तो सहायक क्या करने आएगा? मेन वर्ब अकेली, तो कोई काम आप अकेले कर सकते हैं, बिना सहायक के बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सहायक होगा तभी जब आप काम कर रहे होंगे। आप ही नहीं है तो सहायक अकेला क्या करेगा? इसलिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये मेन वर्ब है, लेकिन चूंकि ये मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये लिंकिंग है, इसलिए इसका नेचर एक्शन बताने वाला नहीं होता। अब इसमें हमें एक्शन नहीं बताना है, काम का होना नहीं बताना है,
नहीं बताया गया है तो उसका ना होना भी हमें नहीं बताना है। तो सिंपली इसके साथ आप नॉट को यूज कर सकते हो, इसमें कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी यूज नहीं होती, मेन वर्ब ही इंटरोगेटिव हो जाती है। नेगेटिव, अब इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इज ही राम या इज ही नॉट राम, कुछ भी बना दीजिए। अब इसमें आपसे पूछा जाए या मुझसे पूछा जाए कि ये इज क्या है, क्या ये ऑक्सिलरी है? नो माय डियर, ये ऑक्सिलरीज के बिना इनका इस्तेमाल, ऑक्सिलरी यूज कहां होती है? ऑक्सिलरी टेंसेस में यूज होती है, सिंपल सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी यूज ही नहीं होती, इसको नहीं यूज करते। अब आप सोचिएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट समझते आए हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। टेंसेस के रूल्स ही अलग हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखे जा सकते हैं। हाँ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर को आप फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे तो उसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें भी आपको ये समझना चाहिए कि हमें एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, हमारे साथ एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, हमें एक्शन नहीं बताना होता। सिंपल सेंटेंसेस में एक्शन नहीं बताए जाते, तो जहां एक्शन नहीं बताना है वहां पर हमें ऑक्सिलरी भी यूज नहीं करनी होती, और मेन वर्ब ही फिनाइट होती है। हमें दरअसल करना क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले फिनाइट वर्ब रखनी होती है। तो ये फिनाइट है, ये फिनाइट है, ये फिनाइट है, ये मेन वर्ब है और ये फिनाइट है, यही इंटरोगेटिव भी हो जाती है। तो इतना सा थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। अब इसका रूल था फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एसईएस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये डू के साथ बेस फॉर्म, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, ऐसा कहा जाता है। बट इसे हम यूज भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल जो सामान्य नियम है वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी जो कि फिनाइट होती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म हमेशा फिनाइट होती है, ऑलवेज फिनाइट। इसके साथ एसईएस आ सकता है, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बनाने के लिए। और इसके साथ आप देखेंगे जब भी आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप केवल नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, और जब भी आप किसी वर्बल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मैंने वर्बल ऑब्जेक्ट कहा है, प्रीपोजिशनल नहीं, तो वर्बल ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन प्रोनाउन होता है, चाहे वो नॉन फिनाइट्स का हो चाहे फिनाइट्स का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वर्ब फिनाइट है नॉन फिनाइट, इट डजंट मैटर, लेकिन इफ इट हैज एन ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। A subject is always a noun or pronoun. So please keep in mind, whatever word you are going to use in place of a subject, it must be a noun or pronoun. For example, I'd like to make you see swimming is a good habit. Swimming is a good habit. तैरना अच्छी आदत है. What is swimming? एक बात और बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो चीज है जो फिनाइट वर्ब के पहले आती है। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन इज कंसर्न, फिनाइट वर्ब के पहले जितना हिस्सा लिखा हुआ है, क्वेश्चन हटा दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इसके पहले, फिनाइट के पहले जितना हिस्सा लिखा हुआ है ये सब सब्जेक्ट है। इसका मैं एग्जाम्पल, इसमें एक वर्ड है लेकिन आपको यहां पर पहले बता दूं, ये नाउन है। नाउन कैसी है? ये वर्बल नाउन है। कौन सी वर्बल नाउन होती है? वर्बल नाउन आईएनजी फॉर्म जिरंट होती है। ये नाउन है, ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है। सब्जेक्ट का प्लेस नाउन का होता है। यहां जो भी वर्ड आएगा या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। नो अदर वर्ड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ वर्बल ऑब्जेक्ट। केवल नाउन, बस नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। तो केवल नाउन और प्रोनाउन की ही ये जगह होती है और ये जगह होती है। तो इन दोनों को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ये दोनों कांस्टेंट हैं, केवल नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। अब आप देखिए बचा क्या, बस यही तो मैंने लिखा था कल, आपको यही बताया था कि इसमें चेंज होना क्या है, यही चेंज होना है और कोई चेंज नहीं होना। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो सकती है, ऑक्सिलरी के साथ बेस यूज हो सकता है, बस यही वेरिएशन है, बाकी कोई चीज वेरी ही नहीं करती। ये तो कांस्टेंट है नाउन प्रोनाउन। ये जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन कोई सॉल्व करते हो तो जो कांस्टेंट होते हैं उनको आप साइड कर देते हो, बाकी जो वेरिएबल्स हैं
उनमें कैलकुलेशन होती है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं? इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब वेरिएबल है। फिनाइट वर्ब के साथ कोई बेस आएगा या फिनाइट के साथ कोई इन्फिनेटिव आएगा, फिनाइट के साथ कुछ और आएगा, पार्टिसिपल आएगा, वो एक अलग बात है। हमें ये देखना होता है, बस यही एक चेंज इसमें होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको बाई साइड कर दिया जाता है। आप इधर हटा दीजिएगा दोनों को, तो इनको ही कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखिएगा ये आगे वो चीज आती है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, बस इतना ही सेक्शन। और इसमें भी क्या, केवल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, बस इतना ही। तो हमें ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब, इसी का इक्वेशन तो देखना रहता है, बस इसको ठीक से समझ लेते हैं। 2 मिनट लगेगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। यहाँ पर मैंने कहा था स्विमिंग के साथ, चलिए अभी इसको मैं एक सेंटेंस से देखना चाहूंगा कि रोज विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, या यहाँ पर आप इन लगा लें, in the world is blooming on over lake। अब इसमें पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, रोज, तो प्रेडिकेट कहां से शुरू होगा? विच से शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रेडिकेट हमेशा फिनाइट से शुरू होता है। और क्या विच फिनाइट है? विच तो प्रोनाउन है, लिंकिंग, लिंक करने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर से जो वर्ब आई है, एक ये फिनाइट है और एक ये फिनाइट है। अब हमें देखना होता है कि क्या हम सब्जेक्ट के बारे में ही तो कुछ नहीं कह रहे हैं, जिसको वहां पर आप जिसके बारे में कहना चाहते हो कुछ, क्या उसी के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हो। अगर आप इसी को इलेबोरेट कर रहे हो, तो अगर विच से कहना चाहते हो भाई सर, रोज को ले लोगे सब्जेक्ट, तो विच से शुरू हो जाएगा, और विच से सब प्रेडिकेट शुरू नहीं हो सकता। प्रेडिकेट किससे शुरू होता है? फिनाइट से। तो रोज विच ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी कि आखिर इसमें सब्जेक्ट कहां तक है। तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है फिनाइट से पहले, ये सब सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट का हिस्सा है। ये एक क्लॉज है जो इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को क्वालिफाई करती है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हम क्लॉजेस की बात करेंगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर, लेकिन ये इसको क्वालिफाई करता है। तो ये लिखा किसके लिए हुआ? इसी के लिए। तो सब्जेक्ट का ही तो हिस्सा है ये यहां तक है जहां से फिनाइट वर्ब नहीं शुरू होती। ये इतना हिस्सा प्रेडिकेट है और बाकी ये इतना हिस्सा ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें 2.5 लाइन में लिखा है और प्रेडिकेट 1.5 लाइन में। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बहुत लंबा सा प्रेडिकेट लिखा जाएगा और बहुत छोटा सा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस बात का। जहां से फिनाइट वर्ब आएगी वहां से प्रेडिकेट, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने फिनाइट के बारे में चर्चा की थी, तो अगर आप उनको देखेंगे तो फिनाइट को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने में थोड़ी आपको मदद मिलेगी। वर्ब की जो पूरी वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा समझने में आपको सहूलत रहेगी। फिनाइट नॉन फिनाइट मैं हर सेंटेंस में इसका जिक्र करूंगा, हर बात पर इसका जिक्र आएगा। टेंस की बात करें, सिंपल इंग्लिश की बात करेंगे, सेंटेंसेस की बात करेंगे, तो फिनाइट वर्ब के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। फिनाइट वर्ब है क्या एक्चुअली? फिनाइट वर्ब मीनिंग क्लियर करती है। आइए देखते हैं अब इस रूल को नाउन प्रोनाउन के साथ। ये इसका कोई एक एग्जाम्पल, अगर प्लूरल नंबर है, दे कट द ट्रीज, वे इन पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, दे कट द ट्रीज। अब इसमें दे सब्जेक्ट है, कट, और इसके साथ ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट ना रखें, आई स्लीप, दे गो, लेकिन जहां आप इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लाएंगे, चाहे ही लिखें, चाहे शी लिखें, चाहे इट लिखें, इट, शी या ही, कुछ भी लिख दें, अगर हम इसके साथ कोई वर्ब रखना चाहते हैं तो उसके साथ हमें एस ई एस ऐड करना पड़ेगा। ही, शी, इट ऐसा कुछ लिख दें, ग्लोज,
ग्लोज, शी ग्लोज या इट ग्लोज, चमकना, थोड़ा ग्लो करना। ही, शी, इट, तीनों में से कुछ भी रखेंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं। कोई नाउन इसकी जगह पर रख लें। ग्लोज। अब वर्ब है, वर्ब को एस लगा करके क्या किया गया है, वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की गई है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा है, कोई भी होगा इनमें से, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सारी नाउन्स थर्ड पर्सन होती है, और कॉमन नाउन के अलावा कोई नाउन प्लूरल नहीं होती, सभी सिंगुलर हो। नंबर इन मतलब ही नहीं है, ना सिंगुलर ना प्लूरल। जो प्लूरल नहीं हो सकता वो सिंगुलर, जो नेगेटिव नहीं हो सकता वो पॉजिटिव कैसे होगा। मैं एक चीज थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा आपसे, ये मैथ्स का कंसेप्ट है, +5 -5 और 0। इसमें सबसे छोटी वैल्यू एक बार मैंने जाननी चाहिए थी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, +5, 0, -5। तो मुझे अक्सर कर ये बताया गया कि सर -5 सबसे छोटी वैल्यू है। मैंने पूछा क्यों, तो बोले ये 0 से छोटा है। Can a thing become less than 0? Can a number become less than 0? कोई भी चीज शून्य से कम हो सकती है क्या? मैं तो हो सकता हूं या तो नहीं हो सकता हूं। मैं नहीं होने से कम कैसे हो सकता हूं? मैं नेगेटिव कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई चीज नहीं होने से नीचे कैसे चली जाएगी? कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू नहीं से, शून्य से नीचे, शून्य है क्या? शून्य इक्विलिब्रियम है, ना तो ये इधर है ना इधर है। तो प्लस और माइनस डिनोट क्या करते हैं? मैंने मान लिया यहां पर मैंने लिखा -5, तो जाहिर है यहां पर लिखा जाएगा +5, ये -5 है। आप इससे तय क्या करते हैं? क्या इसको ये बताने के लिए कि शून्य से नीचे है, छोटा है, नीचे है तो छोटा है, नीचे है तो छोटा है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और ये है 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, क्या इसकी वैल्यू इससे कम है क्या? आप इसको माइनस में दिखाना चाहते हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। बस इतना ही तो हम दिखाना चाहते हैं इस माइनस और प्लस से। कई बार होता है, मैंने बच्चों से पूछा क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो सकता है? बोले नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। फिर वही बात आ गई, 0 से नीचे कोई कैसे हो सकता है यार? नेगेटिव चार्ज मैंने पूछा तो नेगेटिव की वैल्यू तो वो 0 से कम बता रहे हैं ना, ये 0 से कम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन पर 0 से कम चार्ज होता है? इज इट ट्रू? नो। Then why we use negative? Why we use this sign? Why we say electron is negatively charged? We say that electron is negatively charged due to being bonded with nucleus. What this sign shows? This sign only shows that this electron is not free. It has to work for someone else, or it is binded with someone else. It is not independent. What this negative sign shows, it is not independent. It can't work by itself. It has to move along with the nucleus or nuclei. क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता ही नहीं। आप कहते हो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं हो सकता, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव दिखाता क्या है? सिर्फ ये दिखाता है कि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है न्यूक्लियस से फ्री है। 1.67 × 10⁻⁹ कूलम, ये जो चार्ज आप इस पे बताते हो, इसका मतलब ये इसके पास है और ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। ये जो चार्ज है, आवेश इसको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर सकता है। इसको एनर्जी मिली, ये मूव करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी तो अपने आप सुने होंगे ऑर्बिटल्स बड़ा विचित्र सा कंसेप्ट है। मैंने जब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार
इलेक्ट्रॉन नाम की कोई खास चीज होती नहीं है, बस ये एनर्जी है और वो एक एनर्जी का क्लाउड है जो इसके चारों तरफ है, इसकी एंटी एनर्जी, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन किन्हीं चीजों से मिलके बनता है, क्वार्क से मिलके बनता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं। और ये नेगेटिव कहलाता है क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको पार्टिकल बोलते हैं। इसका मास भी बताया गया है, -27 किलोग्राम करके है, 1.9×10⁻27 किलोग्राम। आई थिंक ये इसी का है, पता नहीं, बट जो भी बताया गया है वो इसका मास बताया गया। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात मैंने ये समझी कि जिसको हम कैमरे से, जिसको हम देख ही नहीं सकते, इसका मूवमेंट इतना फास्ट है कि इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, उसको वे हमने कैसे किया होगा? मास इसका बताया तो गया है, लेकिन क्या ये साथ साथ मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें ये भी पता चला कि ये ख्याल है। तो अब हकीकत क्या है अभी पता नहीं, बट ये प्लस और माइनस क्या है ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये नेगेटिविटी को शो करता है, बस और कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैंने बीच में आपका थोड़ा समय इधर उधर से ले लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ये बता रहे थे कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रख करके एक साथ, या सब्जेक्ट केवल वर्ब को रख के, ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आएगा भी कि नहीं आएगा बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शनल फॉर्म में है, पता नहीं हो कि ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है हो। अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट आते ही एक नई चीज आ जाती है। इसमें वर्ब थी केवल, इसमें वर्ब यहाँ चली गई, मेन वर्ब ये थी, ये मेन वर्ब यहाँ आ गई और एक ऑक्सिलरी इसके साथ जुड़ी। करना क्या था, इसको नेगेटिव बनाना था। हम एक्शन को नेगेटिव किसी वर्ड से, नाउन सॉरी एक पर्टिकुलर नाम से हम वर्ब का होना बता सकते हैं, ना होना। जैसे कहते हैं ना गो माने जाना, अब ना जाना कैसे बताएं, आना तो बता सकते हैं। कम माने आना, एंटी वर्ड यूज करना है, हम कर लिए। लेकिन आना का ना आना करना और जाना का न जाना करना, इसके लिए हमें ऑक्सिलरी चाहिए होती है, क्योंकि फिर हमें जाना बताने के लिए वहां पे केवल नाम रखना होता है और क्रिया, फंक्शनैलिटी जो भी है, जो उसका मोशन है, जो उसके अंदर फोर्स है, वो एक दूसरे वर्ड पे आता है, डू, और टाइम भी एक दूसरे वर्ड पे आ जाता है। फिनाइट पूरी तरह से दूसरी वर्ब हो जाती है। नेगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, नॉट और मेन वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट कट ट्रीज, वे पेड़ों को नहीं काटते हैं, इंसानों को काटते हैं। दे डू नॉट कट ट्रीज, वे पेड़ नहीं काटते हैं, पेड़ काटने का काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, इसमें कट क्या है, कट है बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हिंदी में जानने के लिए आप जान लीजिए कि इसमें हम एक्शन के साथ ना, नी या ने ऐड कर देते हैं। दे डू नॉट कट ट्रीज, वे पेड़ नहीं काटते हैं, हिंदी में तो आप कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में क्या ये यही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है कि वे पेड़ काटना नहीं करते हैं। करते हैं इधर लिखा हुआ है, इस एक वर्ड में लिखा हुआ है करते हैं। ये है वे, और ये लिखा हुआ है नहीं। अब करते हैं तो इधर आ गया, तो कट में क्या बचा? काटते हैं तो नहीं आएगा, ते हैं में तो समय भी आ गया, है ना। अब इसमें बचा क्या, स्टेट भी इसकी आ गई, इंडेफिनिट वो भी यहीं शो हो रहा है, टाइम भी यहीं शो हो रहा है। अब इधर बचा क्या, केवल नेम, और नेम क्या हो गया, काटना। वे पेड़ काटना नहीं करते हैं, इसलिए हम डू को यूज करते हैं। अच्छा, एक डू का यूज ये हो गया नेगेटिव बनाने के लिए। एक डू का यूज कैसा है, आप देखोगे कि हमेशा इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए ही नहीं। जैसे पूछा गया कि डू यू ईट फिक्स, क्या आप अंजीर खाते? डू यू ईट फिक्स? मैं कहना चाहता हूं हाँ मैं अंजीर खाता हूं, तो इसको कहने के लिए
हम पूरी बात कह सकते हैं कि हाँ मैं अंजीर खाता हूं, या मैं इतना कह सकता हूं, या आई डू। प्रश्न यदि सकारात्मक उत्तर में जाना हो तो आई डू, वहां पर डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, पूछा गया डू यू ईट फिक्स। अब इसका हमें थोड़ी एम्फेसिस के साथ जवाब देना। हाँ खाते तो हैं, क्यों, ये थोड़ी टोन आ जाती है हमारी बात में। तो जो खाते तो हैं इसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो आप कह सकते हो यस आई डू ईट फिक्स, आई डू ईट फिक्स, या मैं ऐसा करता हूं। अब करता हूं मैं और मैं ऐसा करता हूं, इसमें अंतर क्या है, एम्फेसिस का अंतर है, जोर का अंतर है, थोड़ा दबाव का अंतर है, बात को पूरे प्रेशर के साथ कहने का अंतर है। एक में सामान्यतया कहा जा रहा है मैं ऐसा करता हूं, और एक में कहा जा रहा है हाँ करता तो हूं। ये जो सेंस आता है वो डू से आता है। ये डू का एक अलग यूज है जो कि हमको जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही डू वर्ब यूज होती है ऑक्सिलरी, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी यूज हो सकती है। जरूरत कैसी है, बात ये है। इसके साथ में एक आपने जब स्ट्रक्चर लिखा तो हम लिख सकते हैं कि जैसे राम डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ये हमने सेंटेंस लिखा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर, फिर डू डज में से एक, चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये भी होगा ये भी होगा, दो जो भी होगा वो ये दोनों होंगे। राम भी होगा थर्ड पर्सन अगर है तो, और फिर डज सिंगुलर नंबर आएगी, क्योंकि ये वर्ब हमेशा इसके हिसाब से आती है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, सेम रहता है। अब इसके बाद नेगेटिविटी शो होगी नॉट से। इस नेगेटिविटी को शो करने के साथ बेस आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डू में डज में डूइंग और टाइम दोनों चीजें हैं। यहां बचता क्या है, केवल नेम, नेम ऑफ एक्शन, और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट, और आप देख लें वो भी एक नाउन है। बेस के साथ ऑब्जेक्ट और ये भी नाउन है। मैंने कल आपसे कहा था कि नॉन फिनाइट्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ जितनी वर्ब लिखी जाएंगी ऑक्सिलरी के साथ सबकी सब नॉन फिनाइट होंगी, और इन सब के आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। इसे आप मेन वर्ब कहते हैं, नॉन फिनाइट होती है, और इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है। नॉन फिनाइट तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल। फिलहाल ये क्या है, ये बेस फॉर्म है, और बेस का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यहां पर बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाता है। माय डियर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसका नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस यहीं लिखा हुआ है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो दो दो बार प्रेजेंट टेंस के यूज करेंगे जी। डेट के साथ सेकंड फॉर्म आती है क्या, नहीं आती, बेस आता है। आप कहते हो फर्स्ट आती, फर्स्ट नहीं आती, फर्स्ट तो आ भी नहीं सकती, कैसे आएगी बेचारी। अब पॉजिटिव क्वेश्चंस इसके साथ देखते हैं जरा क्या करते हैं हम, पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने अभी आपसे बताया था कि ऑक्सिलरीज के चार इस्तेमाल होते हैं, नेगेशन, इंटरोगेशन, टाइम और वॉइस चेंज, ये चार काम है। यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चनिंग वर्ड या ऑक्सिलरी। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस ऑक्सिलरी या क्वेश्चनिंग वर्ड और ऑक्सिलरी, दोनों में से एक चीज केवल यही हो सकती है या दोनों ही हो सकती हैं। ये भी हो सकता है, इसके साथ ही जुड़ा हो सकता है, और नहीं भी। जो क्लोज एंडेड हैं वो ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, जो ओपन एंडेड हैं वे क्वेश्चनिंग वर्ड से, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं वे क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव आंसर्स रखते हैं वे सारे क्वेश्चंस ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, या मेन वर्ब से, फिनाइट वर्ब से शुरू होते हैं। यूं कह लो आप, ऑक्सिलरी का मतलब यहाँ कहने का है फिनाइट। ये मैं सिंपल सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपसे कह रहा हूं कि वहां पर ये ऑक्सिलरी नहीं होती है, वहां पर वो लिंक मेन ही होती है, लेकिन बात यह है कि वो फिनाइट होती है।
जहां भी आप इसको देखोगे ये फिनाइट मिलेगी, और इसके साथ जो आएगा वो नॉन फिनाइट होता है। बेस नॉन फिनाइट फॉर्म होती है, ये नॉन फिनाइट है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड ऑक्सिलरी के साथ। व्हाई डू यू ईट फिक्स, क्वेश्चनिंग वर्ड यहाँ पर शुरुआत में रखा गया, और इसके बाद जो रखा गया सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन। फिक्स क्या है, नाउन। मिल्क क्या है, नाउन। व्हाई ये क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन करने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड है। और ये इंटेरोगेटिव वर्ड है कौन सा, ये क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, इसकी ब्रीड क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन की ब्रीड पूछेंगे, क्वेश्चन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, इसका ब्रीड मतलब, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये चूंकि क्वेश्चन करता है जिसका एलेबोरेटिव आंसर मिलेगा और रीजन बताएगा, और रीजन बताने वाला, और रीजन किससे बताया जाता है, एडवर्ब से बताया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चनिंग वर्ड जो रीजन आंसर रखता हो वो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाना चाहिए, और वे एडवर्ब्स होते हैं। यहां पर ये रीजन पूछने का काम कर रहा है, आस्किंग है, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अभी यहां पर लिखते हैं हु डू यू वांट टू, हु डू यू वांट टू, आप किसको ढूंढ रहे हैं, या whom यहां पर कर दे, टू whom डू यू वांट, तो यहां से टू हट जाएगा। फिर यहां पर टू अगर पहले लगाएंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, टू whom डू यू वांट। या टू बाद में ले जाएं तो ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आया हु डू यू वांट टू। अब इसमें हु क्वेश्चनिंग वर्ड है, यहां वाई क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो ये क्या कहता है, इसका उत्तर क्या होगा, एक रीजन आएगा, रीजन बताने का काम एडवर्ब करते हैं, इसलिए इंटरोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इसका आंसर एक एडवर्ब होगा। हु की जगह पर कौन आएगा, कोई व्यक्ति आएगा। व्यक्ति क्या होता है, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कोई नाउन होगा, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगला लिखिए, विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब आप पसंद करते हैं। विच बुक, इसमें ये क्या है, बुक से पहले आया है, क्वेश्चन करने का काम करता है। विच बुक डू यू वांट, ये पूरा क्वेश्चनिंग वर्ड है। विच बुक, इसके बाद ये ऑक्सिलरी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। इस क्वेश्चनिंग वर्ड में ये क्या है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, कौन सी पुस्तक, ये वाली पुस्तक, वो वाली पुस्तक, दिस बुक, दैट बुक। तो जो आंसर मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। दिस और दैट अगर बुक से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव होते हैं, इंडिपेंडेंटली आएंगे तो प्रोनाउंस होते हैं। विच बुक में विच क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये बना कौन सा, क्योंकि ये आस्किंग एडजेक्टिव है, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्वेश्चनिंग वर्ड तीन होते हैं, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस क्वेश्चनिंग वर्ड का मतलब मैं साझा कर रहा था आपसे कि क्वेश्चनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इन तीनों को हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स की जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। When do, ये तो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, सॉरी। When do you
व्हेन क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, डू ऑक्सिलरी है, यू सब्जेक्ट है, गेट अप मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, आप कब उठते हैं, ये है। इसका उत्तर क्या आएगा, कोई समय आएगा, 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे 5 बजे तो खैर कहानी है, हाँ 7-8 बजे। व्हेन क्वेश्चनिंग वर्ड है, लेकिन जो प्रश्न कर रहा है इसका उत्तर ये आएगा टाइम, और टाइम बताने के लिए हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका उत्तर चूंकि एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। बाकी ये फ्रेम है जो हम यूज करते हैं इसमें। आई थिंक इट्स सफिशिएंट। नॉट की बात करें, नेगेटिव की बात करेंगे तो वाई